Please subscribe the channel and don't forget to click the bell icon. वेलकम टू साइंशिया। कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस में शामिल बेसिक बायोलॉजी के पोर्शन को कवर करने के लिए स्टार्ट की गई लेक्चर सीरीज में हमने स्टार्ट किया था डिस्कस करना अबाउट बेसिस ऑफ लाइफ। बेसिस ऑफ लाइफ का पार्ट 1 हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था और आज हम इसका रिमेनिंग पोर्शन कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस एक सेल ऑर्गेनेल है। गोल्जी एपरेटस का स्ट्रक्चर सिस्टर्नी और वेजिकल से मिलकर बना है। सिस्टर्नी ये फ्लैट मेम्ब्रेन्स कहलाती हैं। यहाँ पे काफी सारी सिस्टर्नी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। सिस्टर्नी के अंदर का स्पेस ल्यूमेन कहलाता है। वेजिकल्स इन स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स को कहते हैं। वेजिकल को डिफाइन किया जा सकता है कि ये एक बहुत छोटा मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है जो आमतौर पे मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाया जाता है और मटेरियल्स जब ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं तो उसे इसके अंदर पैक किया जाता है। यहां आप दो वेजिकल्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स हैं जो कि मटेरियल्स को लेकर गोल्जी एपरेटस के पास आते हैं और दूसरे सेक्रेटरी वेजिकल्स हैं जो कि फाइनल प्रोडक्ट्स को गोल्जी एपरेटस से लेकर अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं। अब वो डेस्टिनेशन मटेरियल्स की विद इन सेल भी हो सकती है और आउटसाइड दी सेल भी हो सकती है। तमाम मटेरियल्स जिनको सेल ट्रांसपोर्ट करना चाहता है विद इन और आउटसाइड, वो सबसे पहले आते हैं गोल्जी एपरेटस के पास और उनको लेकर आते हैं इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स। गोल्जी एपरेटस में आके उनको मॉडिफाई किया जाता है और उनकी केमिकल नेचर को तब्दील किया जाता है और उनको फंक्शनल बनाया जाता है। इन मटेरियल्स में आमतौर पे प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं। गोल्जी एपरेटस इनको वेरियस वेज में मॉडिफाई करता है। एक पॉपुलर वे ये है कि गोल्जी एपरेटस इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड करके ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बना लेता है। आफ्टर ऑल दी मॉडिफिकेशन इन फाइनल प्रोडक्ट्स को पैक किया जाता है सेक्रेटरी वेजिकल्स में और इनको अपनी डेस्टिनेशन की तरफ रवाना कर दिया जाता है। हेंस वी कैन से दैट कि गोल्जी एपरेटस सेल्स का पोस्ट ऑफिस कहलाता है। तमाम वो सेल्स और वो स्ट्रक्चर्स और वो ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी में सेक्रीशन का काम परफॉर्म करते हैं उनके अंदर गोल्जी एपरेटस पाया जाता है, क्योंकि गोल्जी एपरेटस ही उनकी सेक्रीशंस को फाइनल प्रोडक्ट्स में चेंज करता है और फिर उनको पैक करता है। सो जो हमारे ग्लैंड्स हैं जिनको हम डिफाइन करते हैं कि दीज आर आर स्ट्रक्चर्स इन आवर बॉडी विच आर इन्वॉल्व्ड इन सेक्रीशंस, जो कि रतूबतें पैदा करते हैं, फ्लूइड्स प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में फॉर वेरियस पर्पसेस, उनके अंदर गोल्जी एपरेटस मौजूद हैं और वो गोल्जी एपरेटस ही उनकी हेल्प करते हैं सेक्रीशंस प्रोड्यूस करने में और उनको मॉडिफाई करके बाहर भेजने में, ताकि वेरियस फंक्शन सेल के अंदर परफॉर्म किए जा सकें। गोल्जी एपरेटस के बाद हम जो नेक्स्ट ऑर्गेनल स्टडी करेंगे दैट इज व्हाट वी कॉल्ड राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। सेल के अंदर बनने वाली तमाम प्रोटीन्स राइबोसोम्स के अंदर बनती हैं और राइबोसोम्स खुद न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं। न्यूक्लियोलस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और हम इसी लेक्चर में इसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे और इसको फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स कहा जा सकता है। और राइबोसोम्स दो तरह से सेल के अंदर मौजूद हैं, या तो ये फ्रीली मूव कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, या ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच फॉर्म में होते हैं। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं उसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें दो सब यूनिट्स हैं, एक लार्ज सब यूनिट है और एक स्मॉल सब यूनिट है। ये दोनों आपस में जुड़ भी सकते हैं और डिटैच भी हो जाते हैं। इनकी असेंबली और डिसअसेंबली को कंट्रोल करते हैं मैग्नीशियम आयंस। राइबोसोम्स साइज के एतबार से दो तरह के हैं, 70S एंड 80S। यहां पे S से मुराद स्वेटबर्ग यूनिट है जो इनके साइज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 70S स्मॉलर राइबोसोम्स हैं और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। 80S यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं और ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं और ये साइज में बड़े होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाने वाले दो ऑर्गेनेल्स जिनको हम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उनके अंदर जो राइबोसोम्स मौजूद हैं वो 70S ही होते हैं। इवन के सेल के अंदर पाए जाने वाले राइबोसोम्स जो हैं वो 80S हैं, लेकिन इन ऑर्गेनेल्स के अंदर पाए जाने वाले राइबोसोम्स आर 70S जो कि प्रोकैरियोटिक इन नेचर हैं। इफ वी कंसीडर द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ राइबोसोम्स, ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हैं और इनको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स कहा जा सकता है। राइबोसोम्स के बाद हम जो दो ऑर्गेनल स्टडी करेंगे वो लाइसोसोम और वैक्यूल हैं। लाइसोसोम वर्ड का मतलब है लाइसो मीन्स स्प्लिटिंग और सोमा मीन्स बॉडी।
ये एक ऐसा ऑर्गेनल है सेल के अंदर कि जिसमें ऐसे एंजाइम्स मौजूद हैं कि जिन एंजाइम्स को इस्तेमाल करके सेल मुख्तलिफ चीज़ों को ब्रेक डाउन करता है और उनको छोटे कंपोनेंट्स में तब्दील कर देता है। इन एंजाइम्स को हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं। लाइसोसोम की सेल के अंदर मौजूदगी की वजह से सेल इस काबिल हो जाता है कि बाहर से आने वाले फूड को ब्रेक डाउन कर सके और उसको तोड़ सके। कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो सेल के अंदर एंटर होगा, सेल उसको ब्रेक डाउन करेगा और इस प्रोसेस को हम कहेंगे फैगोसाइटोसिस। और इस फैगोसाइटोसिस के दौरान सेल को प्रोटेक्शन भी मिलती है कि वो जर्म्स को ब्रेक डाउन कर सकता है। लाइसोसोम का दूसरा रोल सेल के अंदर है ऑटोफेगी। यहां ऑटो से मुराद है सेल्फ और फेगी से मुराद है ईटिंग। तो कई दफा सेल अपने आप को और अपने ही पार्टिकल्स को खा जाता है। सेल ऐसा क्यों करता है? सेल के अंदर मौजूद बहुत सारे ऑर्गेनल्स पुराने हो जाते हैं और जरूरत इस बात की होती है कि उनको तोड़ा जाए और उनकी जगह नए ऑर्गेनल्स बनाए जाएं। यह प्रोसेस कहलाता है सेल रिसाइकलिंग, और सेल रिसाइकलिंग ऑटोफेगी की मदद से होती है और इसमें रोल प्ले करते हैं लाइसोसोम्स। इट मींस लाइसोसोम्स सेल्स को रिन्यू करते हैं। और लाइसोसोम का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये है कि ये डेवलपमेंट के दौरान जब ह्यूमंस या किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट हो रही होती है तो अनवांटेड स्ट्रक्चर्स को ये ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे ड्यूरिंग डेवलपमेंट ह्यूमंस के में अंदर टेल मौजूद होती है, लेकिन बर्थ होने तक वो टेल डीजनरेट हो जाती है और उसमें जो सेल्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और उनको खत्म करने में लाइसोसोम्स रोल प्ले करते हैं। अगर लाइसोसोम्स के अंदर मौजूद कोई एक एंजाइम मिस हो जाए तो ह्यूमन बॉडी में कुछ बीमारियां हो जाती हैं, उनको स्टोरेज डिजीजेस कहते हैं। इनफैक्ट वो लाइसोसोम का एंजाइम जिस कंपोनेंट को ब्रेक डाउन कर रहा था वो कंपोनेंट बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा एंजाइम मिस हो जाए जो लिपिड्स को ब्रेक डाउन करता है तो बॉडी में लिपिड्स स्टोर हो जाएंगे मोर देन नॉर्मल, और एक बीमारी जिसकी वजह से ये हो रही है वो बीमारी कहलाती है टे सैक्स डिजीज। इसी तरह की और बहुत सारी स्टोरेज डिजीजेस नोन हैं जो लाइसोसोम के एंजाइम्स के मिसिंग होने की वजह से हो सकती हैं। इफ वी टॉक अबाउट वैक्यूल, हम वैक्यूल को डिफाइन करते हैं कि इट इज द स्पेस बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। ये सेल के अंदर एक ऐसा स्पेस है कि जिसके गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद है और आप ये देख सकते हैं डायग्राम के अंदर भी। अब इस स्पेस के अंदर प्रेफरेबली पानी स्टोर किया जाता है और लिक्विड स्टोर किए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा सेल इसमें फूड, वाटर, वेस्ट और अदर मटेरियल्स को भी स्टोर कर सकता है। वैक्यूल्स, प्लांट सेल के अंदर एक सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट वैक्यूल। नेक्स्ट ऑर्गेनल्स जो हम स्टडी करने वाले हैं दे आर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, और इनको एक साथ स्टडी करने का पर्पस ये भी है कि इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं जो एक साथ स्टडी करने से हम इनको आसानी से समझ सकेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि ये सेल के अंदर फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ये एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है जो सेल के अंदर पाया जाता है और सेल इस मॉलिक्यूल की मदद से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है और अपने मुख्तलिफ काम परफॉर्म कर सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया के गिर्द डबल मेम्ब्रेन है। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल इसकी स्मूथ है और जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्ड्स बना रही है, और इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड्स को हम क्रिस्टी कहते हैं। इस दोनों मेम्ब्रेन्स के अंदर एक लिक्विड मटेरियल मौजूद है और वो लिक्विड मटेरियल मैट्रिक्स कहलाता है। इस मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया को अलाउ करते हैं कि वो केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म कर सके, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जो यहाँ पे हो रहा है दैट इज व्हाट वी कॉल क्रेब्स साइकिल, और ये वही रिएक्शन है कि जिसमें हम एटीपी प्रोड्यूस करेंगे। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि इसके अंदर अपने राइबोसोम्स भी मौजूद हैं, और एक एडिशनल बात आपने ये भी समझनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए भी मौजूद होता है जो कि सर्कुलर होता है और ये बैक्टीरियल डीएनए से रिजेंबल करता है। सो हम कंक्लूड करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है और इसके अंदर ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और ये सेल का पावर हाउस कहलाता है।
When we talk about क्लोरोप्लास्ट तो हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें एक एडिशनल फीचर ये है कि इसमें एक थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम भी है, जो आपको ग्रीन कलर की ये मेम्ब्रेन्स नजर आ रही हैं। इन मेम्ब्रेन्स को थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स कहते हैं और ये आपस में स्टैक होके आपस में जमा होके रहती हैं। जब थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स आपस में जमा होती हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको कहते हैं ग्रेनम। ये ग्रीन इसलिए है कि इसमें एक पिगमेंट मौजूद है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल वो पिगमेंट है कि जिसकी वजह से पौधे फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट एनिमल्स में नहीं बल्कि प्लांट्स में पाए जाते हैं। अब यहां पे अगर आप देखें तो दो मुख्तलिफ किस्म के रीजन्स हमें नजर आ रहे हैं। एक तो हमारे पास ग्रेनम है और एक लिक्विड पोर्शन है बीच में जो कि व्हाइट कलर में यहां पे हमें नजर आ रहा है, दैट इज व्हाट वी कॉल स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा वो लिक्विड पोर्शन है जो कि पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इसी तरह का एक लिक्विड पोर्शन पाया जाता था माइटोकॉन्ड्रिया में जिसको हमने मैट्रिक्स कहा था। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के दो फेजेस हैं, एक को लाइट रिएक्शन कहा जाता है और एक को डार्क रिएक्शन कहा जाता है। लाइट रिएक्शन ग्रेनम के ऊपर होता है और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा के ऊपर होता है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स जिनको हम प्लास्टिड्स कहते हैं उनकी एक टाइप है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। क्लोरोप्लास्ट के अलावा दो प्लास्टिड्स और भी होते हैं जिनको हम क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट का कलर होता है जिस तरह फूलों का कलर क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, और उसका फंक्शन ये होता है कि वो पौधों के अंदर पोलिनेशन में रोल प्ले करता है। और ल्यूकोप्लास्ट का कोई कलर नहीं होता और वो फूड को स्टोर करते हैं। और क्लोरोप्लास्ट जिसको आज हमने स्टडी किया इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। अगर हम इन दोनों ऑर्गेनेल्स को कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों के कुछ फीचर्स आपस में मिलते हैं। ये दोनों के अंदर अपना डीएनए मौजूद है जो कि सर्कुलर है, जो कि बैक्टीरिया से रिजेंबल करेगा। इन दोनों के अंदर 70S राइबोसोम्स हैं और ये दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं। डीएनए और राइबोसोम्स होने की वजह से इनको सेल्फ रेप्लिकेटिंग कहा जाता है। रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी। ये ऑर्गेनेल्स अपनी कॉपी खुद से बना सकते हैं और ये खुद को अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं। ये इनका एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनेल्स में मौजूद नहीं है। हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनल न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ सेल कह सकते हैं। न्यूक्लियस का अगर हम स्ट्रक्चर स्टडी करें तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियस के गिर्द एक डबल मेम्ब्रेन है जिसको न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। यहां आप डायग्राम में ये डबल मेम्ब्रेन ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसके बाद इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन से जब आप एंटर होते हैं तो वहां आपको लिक्विड पोर्शन नजर आता है, दैट इज व्हाट वी कॉल न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें नजर आ रही होंगी। एक तो नजर आएगा आपको न्यूक्लियोलस। ये वही न्यूक्लियोलस है जिसका हमने प्रीवियसली जिक्र किया था कि ये फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स है और इसमें राइबोसोम्स बनते हैं। इसके अलावा इसके अंदर डीएनए यानी कि हेरिडिटरी मटेरियल मौजूद होता है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहां पे डीएनए कहीं पे भी लेबल्ड नहीं है बल्कि यहां पे क्रोमैटिन लेबल्ड है। डीएनए हमारा न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, लेकिन डीएनए का साइज इतना ज्यादा है कि ये न्यूक्लियस के अंदर एज इट इज प्लेस नहीं हो सकता। डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर फिट करने के लिए हमें इसे पैक करना पड़ता है। और आप देख रहे हैं कि ये जो ग्रीन कलर के अंदर आपको राउंड स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, इनको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर फिट बनाने के लिए हम इसको हिस्टोन के गिर्द पैक करते हैं, और जब हम इसको पैक कर लेते हैं तो तब इसका नाम चेंज करके हम इसे कहते हैं क्रोमैटिन। सो दिस इज व्हाट वी कॉल क्रोमैटिन मटेरियल, जो कि कंडेंस्ड है और पैक है। इस क्रोमैटिन के अंदर असल में प्रोटीन्स मौजूद हैं जो कि हिस्टोन है और डीएनए मौजूद है। जब ये सेल डिवाइड करने लगता है तो क्रोमैटिन मजीद पैक हो जाता है और उस वक्त हम उसको कहते हैं क्रोमोसोम। इसलिए ये तीन टर्म्स हमें अक्सर सुनने को मिलती हैं, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन एंड डीएनए। डीएनए की लेस कंडेंस्ड फॉर्म क्रोमैटिन है और इसकी मैक्सिमम कंडेंस्ड और पैक फॉर्म को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। और यही क्रोमोसोम्स हमारी बॉडीज में पाए जाते हैं और इन्हीं के ऊपर जीन्स होते हैं जो हमारे तमाम कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। और यही वो जीन्स है जो हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स से आते हैं और हमारे तमाम फीचर्स इन्हीं जीन्स के थ्रू डिटरमिन होते हैं। ह्यूमंस के न्यूक्लियस के अंदर, तमाम सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर एक्सेप्ट जर्म सेल्स 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। जर्म सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि सेक्सुअल प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं और उनमें मियोसिस होती है जिसकी वजह से बनने वाले स्पर्म्स और एग्स के अंदर हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं जिसका हम लेटर ऑन जिक्र करेंगे। सो डीएनए प्रेजेंट है क्रोमोसोम के अंदर और क्रोमोसोम के अंदर जीन्स मौजूद हैं और जीन असल में डीएनए का ही एक पोर्शन कहलाता है जो हमारे एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। मिसाल के तौर पे इस
सेल के अंदर मौजूद तमाम डीएनए का वो पोर्शन जो हमारे आई कलर को कंट्रोल करेगा उसे हम एक जीन कहेंगे। इसी तरह जो हमारी हाइट को कंट्रोल करेगा उसे हम एक जीन कहेंगे। सो जीन कोई डिफरेंट चीज नहीं है बल्कि वो डीएनए का एक पोर्शन ही कहलाता है। सो डीएनए कंडेंस होकर क्रोमैटिन बनाता है, क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं। क्रोमोसोम्स तब मौजूद होते हैं जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, और जो सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है उसके अंदर डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन मौजूद होता है। न्यूक्लियस का नंबर और उसकी लोकेशन वेरिएबल है। प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस एक साइड के ऊपर पाया जाता है क्योंकि सेंटर में सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर यह सेंटर में पाया जाता है। इसी तरह से सेल्स के अंदर एक, दो या उससे ज्यादा न्यूक्लियाई हो सकते हैं। एक न्यूक्लियस वाले को हम मोनोन्यूक्लिएटिक कहते हैं, और दो न्यूक्लियस वाले को हम बाई न्यूक्लिएट कह सकते हैं, और मल्टी न्यूक्लिएट या पोली न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर्स भी हमारे पास मौजूद होते हैं। तो न्यूक्लियस का नंबर, उसकी लोकेशन वेरिएबल है। इसी तरह से न्यूक्लियस मौजूद भी हो सकता है और न्यूक्लियस नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक सेल्स हमारे वो सेल्स हैं जिनके अंदर बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता बल्कि उनका डीएनए इसी तरह से सस्पेंडेड होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और जिस जगह पे डीएनए पड़ा हुआ होता है उसके गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, उसे हम न्यूक्लियस नहीं कहते बल्कि उस रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद है जिसको आप डायग्राम में ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, और इन पोर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स होती है बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस चूंकि ब्रेन ऑफ सेल कहलाता है इसलिए ये तमाम एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स को कंट्रोल करता है, और न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन कनेक्टेड होती है सिस्टर्नी ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। दैट्स ऑल अबाउट न्यूक्लियस। नेक्स्ट ऑर्गेनेल जो हम स्टडी करेंगे दैट इज व्हाट वी कॉल सेंट्रियोल्स। अब ये सेंट्रियोल्स जो हैं ये सेल्स के अंदर पाई जाती हैं, और ये आमतौर पे एनिमल सेल्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और लोअर प्लांट्स में पाई जाती हैं। हायर प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं होते। सेंट्रियोल्स दो होते हैं जो कि न्यूक्लियस के पास मौजूद होते हैं। अगर हम इस डायग्राम को कंसिडर करें तो हम देख सकते हैं कि ये येलो स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास दो सेंट्रियोल्स मौजूद हैं जो कि न्यूक्लियस के करीब मौजूद हैं, और ये सेंट्रियोल्स एक दूसरे के साथ राइट एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बना के रह रहे होते हैं, और इन दोनों सेंट्रियोल्स को कलेक्टिवली हम सेंट्रोसोम कहते हैं। अगर हम इनकी कॉम्पोजिशन देखें तो हम देख सकते हैं कि ये लंबे लंबे रॉड्स से मिलकर बने हुए हैं, और ये जो रॉड्स हैं ये असल में माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और ये ट्यूब्यूल्स प्रोटीन की बनी हुई हैं, और ये तीन तीन के ग्रुप में हैं। सो हम कह सकते हैं कि दिस इज ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, और इस तरह के 9 ट्रिपलेट्स आपस में जब मिलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 ट्रिपलेट्स आपस में मिलकर बनाते हैं सेंट्रियोल। ये एक सेंट्रियोल है, और इसी तरह का एक और सेंट्रियोल भी सेल के अंदर मौजूद होता है, और दोनों को कलेक्टिवली हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि हम उन्हें सेंट्रोसोम कहते हैं। इसी तरह से इनके रोल की अगर हम बात करें तो सेंट्रियोल्स का रोल है सेल डिवीजन के अंदर। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहां पे दो सेंट्रियोल्स के ग्रुप्स मौजूद हैं। जब सेल डिवाइड करने लगता है तो सेंट्रियोल्स 2 से 4 हो जाते हैं, और ये दोनों सिरों की तरफ पहुंच जाते हैं। सेंट्रियोल से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं, और ये स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होते हैं क्रोमोसोम्स के साथ, और ये क्रोमोसोम्स को डिवाइड करते हैं। इसका मतलब है सेल डिवीजन के दौरान इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये डीएनए की इक्वल डिवीजन के अंदर रोल प्ले करते हैं। सो सेंट्रियोल्स आर इन्वॉल्व्ड इन सेल डिवीजन। यहीं पे हम वो दो मेथड्स देखते हैं जिनसे सेल डिवाइड करता है। पहले को माइटोसिस कहते हैं और दूसरे वाले को मियोसिस कहते हैं। माइटोसिस से डिवाइड होने वाला सेल दो सेल्स मजीद बनाता है, नंबर 1 एंड नंबर 2। माइटोसिस से जब सेल डिवाइड होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेंटेन रहते हैं। मियोसिस इज अ 2 स्टेप प्रोसेस कि जिसमें सबसे पहले मियोसिस 1 होती है और एक सेल से दो सेल्स बनते हैं, और दोनों सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। और मियोसिस 1 के बाद होने वाला प्रोसेस कहलाता है मियोसिस 2, जिससे वो दोनों सेल्स फर्दर डिवाइड करते हैं और अल्टीमेटली हमारे पास 4 सेल्स आते हैं जिन सब के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो चुके होते हैं। सो पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं मियोसिस में, और उन सब के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर पेरेंट की निस्बत हाफ होता है, जबकि माइटोसिस में पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं और उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेंटेन रहते हैं।
कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस। यहां पे आप इनके डिफरेंट फीचर्स देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सेंटर में जो फीचर्स हैं ये दोनों के अंदर कॉमन हैं, जो कि हमारा कंसर्न नहीं है। हम देखेंगे वो फीचर्स के जो दोनों के अंदर डिफरेंट हैं। सबसे पहले प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। प्लांट्स के अंदर एक लार्ज वैक्यूल सेंटर में होता है, जबकि एनिमल्स के अंदर स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं और वो नंबर में काफी ज्यादा होते हैं, और कभी कभार वैक्यूल्स नहीं भी होते। प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जबकि एनिमल्स के अंदर कोई क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता। प्लांट्स के अंदर फ्लैजिला, जो कि सेल्स की मूवमेंट का स्ट्रक्चर होता है, वो सिर्फ गैमेट्स में पाए जाते हैं, सेक्स सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि स्पर्म्स एग्स के लेवल पे पाए जाते हैं और स्पेसिफिकली स्पर्म्स में पाए जाते हैं, बाकी सेल्स में नहीं होते। जबकि एनिमल्स में आमतौर पे फ्लैजिला डिफरेंट सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये चंद एक डिफरेंसेस हैं प्लांट्स और एनिमल सेल्स के दरमियान। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हम डिफरेंसेस करते हैं और यहां पे टर्म लिखी हुई है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल मौजूद होता है, एंड यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल होता है। यहां पे भी इनके कुछ कॉमन फीचर्स हैं जिनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम देखेंगे इनके डिफरेंसेस। प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियोइड होता है। हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि न्यूक्लियोइड वो रीजन होता है जहां पे डीएनए मौजूद होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और उसके गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता बल्कि न्यूक्लियोइड होता है। यूकैरियोट्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है और इनके डीएनए के गिर्द डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। हम देखते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनका डीएनए सर्कुलर होता है, वो सर्कल की फॉर्म में होता है, जबकि जो यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर लीनियर डीएनए होता है। यहां पे एक और डिफरेंसेस दिया हुआ है, दैट इज व्हाट वी कॉल ऑर्गेनेल्स। यूकैरियोट्स के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। जिन ऑर्गेनेल्स को आप इन दोनों लेक्चर्स में आपने पढ़ा है वो सारे तकरीबन यूकैरियोट्स में मौजूद हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर चंद बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कम ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, जिनमें राइबोसोम मौजूद है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और इसमें कुछ ज्यादा ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होते। दीज आर द इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। इस लेक्चर सीरीज में हमने एक ब्रॉड टॉपिक दैट इज बेसिस ऑफ लाइफ को समराइज किया है, ताकि ये हेल्प आउट कर सके उन लोगों को कि जिनकी बेस बायोलॉजी नहीं है लेकिन वो कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस में अपीयर होना चाहते हैं। बेसिस ऑफ लाइफ टॉपिक, जिसमें हमने 2 लेक्चर्स डिलीवर किए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज हमारे फेसबुक पेज पे अवेलेबल हैं और इसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है।